ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरोही से खबर, जहां आबू रोड में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संदीप जायसवाल की कार की आग लगा दी। जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल डालकर कार को आग लगा दी। बदमाशों ने देर रात को वारदात को अंजाम दिया। वहीं सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं जिला अध्यक्ष संदीप ने घटना को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कासगंज से खबर, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में होने वाले मतदान में आपको बता दें कि जनपद कासगंज में जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कासगंज की तीनों विधानसभाओं के भाजपा प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन होने से पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां तीनों प्रत्याशियों ने प्रस्तावकों के साथ रिटर्निंग अफसर के समक्ष पहुंचकर नामांकन पत्र सौंपा। पहुंचे हैं यहाँ पर, किन किन सीटों से नामांकन यहाँ पर किया गया है? ये अपनी जो कासगंज जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, पटियाली, अमापुर और कासगंज सदर, इन तीनों के भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा आज दाखिल किया। किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या जनता से अपील करेंगे? जिस तरीके का जनता से रिस्पांस आ रहा है उसके हिसाब से हम तीनों सीटें पहले से अधिक मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और पटियाली में जो मार्जिन था उससे कई गुना अधिक मार्जिन से इस बार पटियाली भी हम जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं इस बार। अब अखिलेश यादव कुछ भी दावा कर सकते हैं, जनता जो दावा करेगी उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। पर रायबरेली से, जहां हरचंदपुर विधानसभा में अब चुनाव के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। बीते 5 सालों में सरकार द्वारा जो काम नहीं किए गए उन्हें अब किसी भी हाल में 1 महीने के अंदर पूरे कर जनता को सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। हस्ता के समीप बने एक अस्थायी गौशाला की स्थिति इतनी भयावना और क्रूरता की सारी हदें पार करती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा नेता के कहने पर गाँव वाले जिस गौशाला में अपने गौवंश को छोड़कर 50 रुपये इनाम स्वरूप लेकर जा रहे हैं, उस गौशाला की स्थिति देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। शनिवार को दोपहर के करीब खबर मिली कि निहस्ता के करीब बनी एक अस्थायी गौशाला में आग लग गई, जिसके बाद जब पत्रकार वहां पहुंचे तो उन्हें गौशाला में प्रवेश करने से रोका गया। बेहद जदोजहद के बाद जब पत्रकारों की टीम गौशाला के अंदर पहुंची तो गौवंश की स्थिति बेहद खराब नजर आई। कुछ आग में झुलसे हुए जानवर दिखे, जिन्हें जेसीबी से उठाकर इलाज के लिए लाया जा रहा है। उस अस्थायी गौशाला में ना तो टीन शेड की व्यवस्था थी और ना ही किसी प्रकार की छत जिसके नीचे पशु स्वयं को ठंड से बचा सके। गौशाला के आसपास अनेकों मृत गौवंश पड़े मिले, जिनको कुत्ते भी नोच रहे थे। कुछ दृश्य तो ऐसे भी थे जिनमें तड़पते गौवंश को कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे। न तो चारा पानी की कुछ व्यवस्था दिखी और ना ही ठंड से बचने का कुछ इंतजाम। तो ब्लॉक की तरफ से चल नहीं रही है। ये है कि इस पे कुछ ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने लगा रखा है, लेकिन अब एकदम से आग लगी और 2 जानवर हमारे। तो मैम संचालित कौन कर रहा है इस गौशाला? ये तो प्रधानों का ही है। तो प्रधान तो इन्हीं लोगों ने लिख के दिया था चिट्ठी। मैम प्रधान तो बोल रहे हैं कि हमारा कोई मतलब ही नहीं, हम लोग जानते ही नहीं गौशाला चल रही है। प्रधान है जिन्होंने कहा था कि हम चला रहे हैं गौशाला। कौन प्रधान? निहस्ता प्रधान नहीं है मैम? निहस्ता नहीं है। इसके अलावा कौन प्रधान है? ये हमारे प्रमुख की तरफ से आई थी चिट्ठी। प्रमुख कौन है यहाँ पे? प्रमुख जो है विकास खंड के, उनकी तरफ से चिट्ठी। ब्लॉक प्रमुख? हाँ। अच्छा, उन्होंने आपको चिट्ठी दी थी कि हाँ, हम ऐसा चलाना चाहते हैं? हमको नहीं दी थी, डीएम साहब को दी थी। अच्छा, तो डीएम साहब ने आपको फॉरवर्ड किया था? हाँ। अच्छा, यहाँ पर तो अभी क्या आपने स्थितियाँ रही मैम? नहीं, संस्तुति मेरी तरफ से थोड़ी होगी। अच्छा, आपको जानकारी दी गई हाँ, थी? हाँ। अभी क्या स्थिति है मैम यहाँ? क्या चीज? अभी आपने क्या देखा, क्या स्थितियाँ देखी आपने यहाँ? हम जब आए तब तक आग बुझ चुकी थी और यही 2 जानवर, अब ये तो हमने भी नहीं देखा था उस समय, लेकिन अब बाद में हम काफी अंदर तक गए थे, लेकिन अभी दिखा कि 2 हैं ऐसे जिनको। मैम पीछे गायें पड़ी हैं जिसको कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। देखिए ऐसे है जो बहुत वृद्ध जानवर होते हैं, वो ये जिम्मेदारी है, ऐसी नहीं है कि इससे हम बच सकते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था की जा रही है। तीसरा मैम की पूरा खुला आसमान है, अभी बारिश हुई, तो टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ है। तो इस खुले आसमान में जो एक गौवंश है, गायें हैं, तो खुद ही मरने के लिए आमंत्रित की गई हैं। हाँ, तो हम लोग तो खुद ही परेशान हैं कि इनको कैसे रात में अलाव की व्यवस्था सबके लिए निर्देशित कर रखा है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। अच्छा मैम, आप यहाँ की वीडियो हैं, ग्राम प्रधान बता रहे हैं कि ये जमीन जो है वो रेलवे की किसी प्राइवेट की जमीन है। हाँ, तो उसमें आप लोगों ने इस तरह से कोई, ये तो कब्जा हुआ ना एक तरह से? नहीं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जिसने लिख के दिया वो जिम्मेदारी लेगा। अच्छा, जिला प्रशासन। मैम आपका नाम पूरा बता दीजिए। नाम पूरा बता दीजिए। क्या नाम है आपका? अंजू वर्मा। थैंक यू। ठीक है। ये गौशाला संचालित आप ही कर रहे हैं? नहीं, इसके मेरे बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं थी। फेसबुक वगैरह से जानकारी मुझे प्राप्त बोर्ड लगा हुआ है, उसमें प्रधानों का लिखा हुआ है सर। हाँ। और किसने लगाया ये भी मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, किन लोगों ने लगाया है? यहाँ जो आप आए हैं यहाँ पर क्या घटना हुई है?
यहाँ तो बाद में पता लगा कि यहाँ कुछ आग वाग लग गई थी। अच्छा, तो कुछ अधिकारियों से सूचना मिली, हम भी चले आए यहाँ। कैसे आग लगी है, कितने लोग, ये जानकारी नहीं हो पाई। कितने किससे? मवेशी वगैरह कुछ जानकारी है? कितने कितने मरे यहाँ पे? नहीं, मरे तो नहीं है सर, झुलसे हुए हैं एक आध। ये क्षेत्र सर आपके ग्राम सभा में आता है? जी जी, मेरी ग्राम सभा। ये पीछे कुछ कर रही जा रही थी तब पता नहीं चला? नहीं, कोई पता नहीं। फेसबुक से ही पीछे कुछ गोवंश पड़े हैं जिनको इनकी लाशों को नोच के कुत्ते खा रहे हैं। जी जी। तो क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में? नहीं, ये तो दयनीय स्थिति है, लेकिन अब ये जिन लोगों ने ये कार्य किया है, और ये जमीन भी जो है वो एक रेलवे की वो है, फार्म क्या बोलते हैं उसका, उसकी है ये। संचालक के बारे में पता है कौन संचालक है इस गौशाला का? नहीं, कोई जानकारी नहीं, इसलिए कि फेसबुक में पूरा इनका डिटेल है, वो आप खुद देख सकते हैं उसमें। उच्च अधिकारियों को सूचित है। आपको जानकारी नहीं कितने बीघे में गौशाला लगाया गया? आपको जानकारी नहीं इस बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं, ना मुझे कोई जानकारी दी गई है। जमीन किसकी है ये जमीन है उसकी, अरे कौन सी फार्म है ये रेलवे की, वो उसने जमीन ले रखी है। ये किससे ले रखी है? लीज पे? नहीं, बैनामा करा रखा है उसने। उन्हीं का फाउंडेशन है। उन्हीं का फाउंडेशन है ये। उन्हीं लोगों ने ये बाउंड्री। जी। कौन सी फार्म है? फार्मर आप प्राइवेट लिमिटेड। अरे वो कासगंज जनपद की 2 विधानसभा 101 व 102 के बसपा प्रत्याशियों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एक साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि अमापुर विधानसभा 101 बसपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र शाक्य व पाली विधानसभा 102 से बसपा प्रत्याशी नीरज किशोर मिश्रा ने दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि बसपा के दोनों प्रत्याशी अपनी जीत के 100% दावे कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण के चुनाव 16 से 59 विधानसभा चुनावों के मतदान 20 फरवरी को होना है। आज आपने पटियाली विधानसभा पे जो नॉमिनेशन किया है बसपा से, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो पटियाली पर मैं स्थानीय प्रत्याशी हूँ, हमेशा बाहर के लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ हैं, माननीय बहन जी की जो कार्य करने की शैली है, उससे आम जनता बहुत प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल रही है। बेरोजगारी, महंगाई, झूठे वादे, जनता त्रस्त है। बसपा के पक्ष में एक तरह से हवा चल रही है। पटियाली में विकास की क्या कहानी है और किस तरह से आप वहाँ पे लोगों को विकास के नाम पर वोट मांगेंगे? पटियाली पर विकास के नाम पर पटियाली बिल्कुल शून्य है। तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने झूठे वायदे किए, कोई काम नहीं किया। आज भी पटियाली की जनता मूलभूत सुविधाओं की मांग करती है। क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मैंने जो बहुजन समाज पार्टी से जो अपना अमापुर 101 विधानसभा से पर्चा दाखिल किया है, मैं जनता के बीच में जो बहन जी की कानून व्यवस्था और विकास को लेकर के मैं अपनी विधानसभा में जाऊंगा और विधानसभा से 101 अमापुर से जीत के। किस पार्टी से टक्कर लगती है आपको, किससे होगी? मैं अपनी मेहनत के दम पे मैं किसी से अपनी कोई टक्कर नहीं मानता हूँ, मैं चुनाव जीत के आ रहा हूँ। बीजेपी कहती है 2022 में बीजेपी सरकार बनेगी, क्या कहना है? ऐसा उनको पता नहीं लगेगा, उनकी तो हवा ही है। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अन्य पार्टियां कहती हैं कि अब की बार 300 से पार, कुछ कहती हैं 400 से पार। इस बार आपका क्या कहना है? ऐसा उनका तो पता ही नहीं लगेगा। वो जो कह रहे हैं वो हवा ही है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है राजनीति में जो कह रहे हैं। 400 के पार कहाँ से हो जाए? 403 नहीं। आप देख रहे हैं डीपीजी लाइव टीवी न्यूज चैनल। जैसा कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे चुनावी गलियारे में रौनक बढ़ती जा रही है। जहां इस वक्त हम मौजूद है जनपद कासगंज के जिला कलेक्टर परिसर के बाहर, जहां आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पटियाली विधानसभा 102 से नीरज किशोर मिश्रा ने आज अपना पर्चा नामांकन पत्र दाखिल किया है। जहां आपने देखा कि बीएसपी के समर्थकों ने समय कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। वहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था चौक चौबंद में नजर आ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन के मानने के बाद भी लोग मास्क नहीं नजर आ रहा। वहीं हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीका से वहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था चौक चौबंद नजर आ रही है। वहीं हम बैरिकेड कार्य से दिखा रहे हैं किस तरीका से पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं।
कासगंज से मोहतज कुमार की रिपोर्ट। गंज डुडवारा से खबर, जहां आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने व अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र अधिकारी पटियाली आर के तिवारी, गंज डुडवारा व कोतवाली प्रभारी अनुपम भारतीय के नेतृत्व में गंज डुडवारा पुलिस ने खास मुखबिर की सूचना पर गंज डुडवारा के मोहनपुर रेलवे फाटक के पास अमरूद के बाग में अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर असला तैयार किए जा रहे हैं। वहीं गंज डुडवारा कोतवाली प्रभारी अनुपम भारतीय अपने पुलिस बल साथ पहुंचकर छापा मारकर 2 शातिर अभियुक्त रजनीश पुत्र जयवीर निवासी जका थाना जेथरा जनपद एटा, वहीं कुलदीप पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी प्रहलादपुर थाना जेथरा जनपद एटा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां किसानों का प्रतिनिधिमंडल माकपा सचिव कॉमरेड मदन ओझा व जनता मोर्चा संयोजक ओम राजपुरोहित के नेतृत्व में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के सूरतगढ़ आगमन पर फार्म कोठी में किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला। संभागीय आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि वर्षों से एसएलडी के क्षेत्र में किसान नागलिया में काश्त कर रहे हैं, जो कि सिलवानी माइनर से सिंचित है, लेकिन चकबंदी के अभाव में किसानों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा। अतः आप सूरतगढ़ के तहसीलदार महोदय से उक्त चकबंदी कार्य जल्द से जल्द पूरा कर किसानों को राहत प्रदान करने के आदेश फरमाए। पारा के चीपा बड़ौद के गुलखेड़ी में रॉयल क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी, 12 विशिष्ट अतिथि नवल किशोर मेहता रहे। वहीं अतिथि के तौर पर गुलखेड़ी वार्ड पंच रिंकू चक्रधारी, पूर्व मेंबर परमानंद मेहता, सोनू अहीर मौजूद रहे। खबर राजधानी जयपुर से, जहां जयपुर में डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड, जो कि भारतवर्ष में बैंकिंग व नॉन बैंकिंग व ई मित्र की सेवाएं अपनी फ्रेंचाइजी द्वारा उपलब्ध करवाती है, जिसका 12वां वार्षिक उत्सव होटल क्राउन प्लाजा सीतापुरा में हर्षोल्लास से मनाया गया। डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड फिनटेक क्षेत्र में राजस्थान की एक अग्रणी कंपनी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी पुलिस संदीप चौहान व सम्मानीय अतिथि गायत्री नायक आरएएस, सुरेंद्र सैनी इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच व शरद बंसल सह संस्थापक टिंकरली रहे। साथ ही हास्य कवि अरुण जैमिनी ने अपने अंदाज में श्रोताओं को लुभाया। वहीं कवि अशोक चारण ने अपनी कविताओं से व शायर हाशमी फिरोजाबादी ने अपने शायराना अंदाज में समा बांधा। इस अवसर पर स्टैंड अप कॉमेडियन पीके मस्त ने अपने चुटीले अंदाज में सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन कवि कमल मनोहर ने अपने अंदाज में किया। वहीं कार्यक्रम कोविड दिशा निर्देशों की पालना करते हुए किया गया। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या संदेश है इस तरह? भाई डोगमा का ये 12वां वार्षिकोत्सव है, उनका स्थापना दिवस है, तो उस पे आए हैं। और कोरोना काल के कारण लोगों की हंसी ख़त्म हो गई थी। कोशिश करेंगे कि वो हंसी वापस लौटे और लोग वापस पुराने जीवन में जाएं, ताकि हंसे खिलखिलाएं। बस कोशिश यही है। किस तरह का मैसेज है कविताओं के माध्यम से आप कवियों को देना चाहेंगे, क्या मैसेज? देखो, मैसेज तो यही है मैं तो हास्य का कवि हूँ, हमारा तो हास्य का ही मैसेज है। मिल के जीवन से उम्र हम तमाम करते हैं, दर्द को भूलने का इंतज़ाम करते हैं। कोशिश करें कि ये जो 2 साल का जो दर्द है ये कम हो, किसी तरह से हम मुस्कुराएं, खिलखिलाएं और वैसे ही मिलें जैसे पहले मिलते थे, ये दूरियां ना हो। कंपनी का 12वां कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ संदेश दिए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस कंपनी का मुबारकबाद पेश करता हूं, जो एक कंपनी होने के साथ, एक बैंक होने के साथ साथ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये लिटरेरी प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम, इस तरह के इवेंट कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। ज़ाहिर जब साहित्य ज़िंदा रहेगा तो सब कुछ ज़िंदा रहेगा। मैं तो यूँ कहूँगा, काश मेरे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आँच आना जाए, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। ये लता है कि 4 पंक्तियों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम इवेंट करने का मकसद देश में मोहब्बतें कायम करना, जहाँ आदरणीय अरुण जैमिनी जी की मौजूदगी हो, जहाँ आदरणीय कमल मनोहर जी की मौजूदगी हो, अशोक चारण जी की मौजूदगी। इसका मतलब देश के हक़ में ये आयोजन है। इस कंपनी का मकसद जो है देश को जोड़ने का काम है, सभी को मोहब्बतों का पैगाम देना है। और किसी का शेर है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए आए हैं और एक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड एक कल्चर प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा, एक अच्छा प्रोग्राम। उसके लिए मैं डोगमा कंपनी को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।
आज दरअसल हम लोग डोगमा के 12वें वार्षिक उत्सव पे आए हैं, जहाँ लोग नौकरी के लिए मारामारी की देखते हैं, वहाँ दो भाइयों ने मिलकर के श्री गंगानगर से जयपुर आकर आज 1.5 लाख फ्रेंचाइज स्थापित की। तो ये एक नया स्टार्टअप है जिसे भारत सरकार ने भी मान्यता दी है। रही बात चुनाव की, आप लोगों ने बात कही, तो मैं इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि आजकल की राजनीति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे देश की किस्मत में अजीब सा अजाब है, और इस देश की तो शायद किस्मत ही ख़राब है। बीजेपी कांग्रेस में इतना सा फ़र्क है, एक का दूल्हा बावला, दूसरे की बारात ख़राब है। तो कुछ भी नहीं है, सारा सियासत की बातें हैं। कोई जीते कोई हारे, हमारा काम हंसी का है, पैगाम मोहब्बत का है। बस अमन चैन कायम रहे और हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे। धन्यवाद। जब से मैं डोगमा सॉफ्टवेयर को जानता हूँ, जब दोनों भाइयों को देखा है मैंने कि पवन जी और श्याम जी जब स्टार्ट किया था कि एक आईटी बैकग्राउंड से नाम बिलोंग करके, और आज पूरे इंडिया में 15,000 पिन कोड पे पहुँच चुके हैं एंड आईटी क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक अलग लेवल पे उनको देखना चाह रहे हैं कि अगले 2 या 3 साल में पूरे ऑल ओवर इंडिया अच्छी बड़ी कंपनी बने। मैं ओपी गोदारा, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ टिंकरली। हम लोग एक एजुकेशन कंपनी रन करते हैं जो बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए तैयार आईटी सेक्टर में तैयार करती है। सर, हमारे कंपनी में अभी के टाइम पे 100 लोग काम करते हैं जो फुल टाइम वर्किंग लोग हैं। हमारा जो कंपनी है टिंकरली जो काम करती है, ये जो 6 से 16 साल के बच्चे होते हैं, इनको भविष्य में जो तकनीकियाँ या टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कोडिंग या रोबोटिक्स या आईओटी, इस तरह की चीज़ों को सिखाते हैं। अभी तक हम लोग पूरे इंडिया में और अपने मिडिल ईस्ट में, इन कंट्रीज़ में काम करते आ रहे हैं, जो कि बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। डोगमा सॉफ्ट के साथ एक जो सुविधा मिलती है वो ये है कि टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़, जहाँ पे अधिकांश बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जिनमें वो महीने का 1,000 रुपये से भी कम का फ़ीस देते हैं। अब ये बच्चे आज ऑनलाइन लर्निंग में 5,000, 10,000 जैसे प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य है डोगमा के साथ जुड़कर ये नई तकनीकी जो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली के बच्चे सीख रहे हैं, उनको गाँवों तक एकदम 500 रुपये महीने की से भी कम लागत में उनको चीज़ों को सिखाया जा सके, ताकि इनके पास करियर के ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हों, ज़्यादा अच्छी अवसर प्राप्त हों, और ये जब बड़े होकर कॉलेज पहुँचें तो ये अपने आप को किसी भी तरह से कमतर महसूस ना करें शहरों के बच्चों के मुकाबले। तो ये हमारा टिंकरली का और डोगमा सॉफ्ट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसका हमारा लक्ष्य है। हाँ, मेरा नाम शरद बंसल है, मैं टिंकरली का को-फाउंडर एंड CEO हूँ। आप भी यहाँ प्रस्तुति देने आए, किस तरह का इवेंट रखा गया है, क्या? ये अपने आप में बहुत कमाल है, और जब उस दौर में जब हम त्रासदी से उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ आने के बाद में ये लगा कि वाकई हिंदुस्तान की जो उत्सव धर्मिता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और कोरोना के इस आंसू भरे कालखंड के बाद में हम लोग वापस उत्सवों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड को मैं इस चीज़ के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत शुभकामना देता हूं। मेरा नाम अशोक चारण है, जयपुर से ही मैं हूं और देशभक्ति की कविताएं करता हूं। आज कुछ देशभक्ति की कविताएं आपको यहां पर सुनाई जाएंगी और बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।